नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं देश की पहचान यानी कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों की। आदिवासी तबका अपने अधिकारों की लड़ाई, जल जंगल जमीन, इस लड़ाई को लेकर लंबे अरसे से आंदोलनरत है। समय समय पर जब कुछ बदलाव होते हैं उनकी उम्मीद जागती है, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, फिर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसी स्थिति बन पड़ी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अपनी जमीन की लड़ाई को लड़ने के लिए फिर से मजबूर हैं। ग्राम समितियों, ग्राम पंचायतों के अधिकार वो वापस मांग रहे हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की घोषणाएं खूब हुई हैं, लेकिन वो बदलाव हो नहीं पा रहा है जिसकी जरूरत उन्हें लगातार महसूस हो रही है। इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। अपने मेहमानों के साथ परिचय कराते हैं हम आपका उनसे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी, साथ में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के एसटी सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामू टेकाम जी, वो हमारे साथ में। भारतीय जनता पार्टी से हम जो है इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी का, और हमारे साथ में पूर्व न्यायाधीश प्रकाश कुमार जी हैं। इन तीनों मेहमानों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वन अधिकार की ये जो मांग है, आदिवासी समाज जिसको लेकर लगातार आंदोलनरत नजर आया है, वो क्या है ये हम पहले जो है सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो आदिवासी चेहरे मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो सुनवाते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। आज की जो मांगे हैं, लगातार पूरे जिले में लगभग एक महीने से सामुदायिक अधिकारों को लेकर, उनके पट्टे को लेकर गांव-गांव में यात्रा निकाली गई थी और आज यहाँ पर समापन किया गया, जो कि सारे गांव से यहाँ लोग उपस्थित हुए। और अभी जो कि मुल्ताई एसडीएम अनुभाग और भैंसदेही अनुभाग, बैतूल अनुभाग से क्षेत्रों में ऐसी सूचना मिल रही है, पंचायतों में आपत्ति लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि यह गलत है। और क्योंकि कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गांव की है, हमारी जमीनें हैं, आज वो जमीन हमारे पास नहीं रहेगी तो हम हमारे लोगों को हमारी संस्कृति में दफनाया जाता है, हम कहाँ दफनाएंगे। हमारे पास जीव जंतु है, पशु है, उनको हम कहाँ चराएंगे। हमारी निस्तार की जो लकड़ियां हैं हम कहाँ से लाएंगे। बार बार लगातार घोषणाएं आदिवासियों के हक के समर्थन में सरकार की, कई बार तो जो है सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता अधिकार की बात करते हैं आदिवासियों की, लेकिन जब मौका आता है तो आदिवासियों को लड़ना ही पड़ता है, और लड़ने के बाद भी हक बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब उन्हें मिल पाया। रामू टेकाम जी हमारे साथ में हैं, चूंकि वो सिर्फ कांग्रेस के एसटी सेल के जो हैं वो मुखिया ही नहीं है, बल्कि इसी जिले से आते हैं जिस जिले में यह आंदोलन हो रहा है। रामू जी, सबसे पहले तो अभी तो सरकार बीच में बड़ा दावा कर रही थी कि कैबिनेट से हमने पारित प्रस्ताव किए हैं, कई सारे जो वन ग्राम है उनको हम राजस्व में ला रहे हैं, तो आदिवासियों को खुश होने की बजाय ये परिस्थिति तो बदल गई है, उनकी जमीन तो और छिनती नजर आ रही है यहाँ पर। रामू जी, जैसा कि आपने कहा है कि बैतूल जिले का ही मामला भी आपने दिखाया, हमारे आदिवासी समाज के साथियों ने आवाज उठाई। तो निस्तार की जमीन है, ये फॉरेस्ट रिजर्व में जा रही है। आज सबसे बड़ा संकट आदिवासियों के साथ में है कि आदिवासियों की परंपराएं अपनी है। वो आदिवासी को जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें दफनाने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए जमीन चाहिए। आदिवासियों के पास में पशुपालन है, बकरी है, गाय है, भैंस है, तो उनको चराने के लिए चारागाह चाहिए। आदिवासियों को वनोपज पर निर्भर है, तो उनको वनोपज लाने के लिए जो निस्तार के जो जंगल है वहां पे वो जाते हैं। कभी वो खाना पकाने के लिए लकड़ी लाते हैं, कभी तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, कभी महुआ लेकर के आते हैं। तो जब इस पे फॉरेस्ट का अधिकार हो जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट में चला जाएगा, तो आदिवासियों को ऐसे ही उनके अधिकारों से दूर कर दिया जाएगा। जबकि कानून क्या कहता है, वन अधिकार कानून, जब ये मान्यता कानून लाया गया कि जो वन में निवास करने वाले समुदायों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए ये कानून बनाया गया। सरकार का ये दावा है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा
विस्थापन, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण, सबसे ज्यादा अन्याय आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। चाहे मैं बैतूल की बात करूं, बैतूल में हमारे सांसद आदरणीय दुर्गादास उइके जी है, अभी केंद्र में जनजाति विभाग के मंत्री है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय किनके ऊपर हो रहा है? यही बैतूल के आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। लेकिन उस पर सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि स्पष्ट तौर पे अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में अब आदिवासी समाज के साथ में केवल एक ही बात खड़ी हो जाती कि वह आंदोलन का रास्ता अपनाए, जो संविधान में दिए हुए बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार है उसके तहत वो अपने अधिकारों को पाने के लिए वो जाए। तीसरी बात एक और है, सबसे ज्यादा जो रोजगार के साधन थे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, रोजगार के अवसर पूर्ण रूप से खत्म हो गए। सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं पे है तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में। हमारे आदिवासी लोग दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में काम करने जाते हैं, वहां उनको बंधक बना लिया जाता है। जब उनको मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता, न उनको घर आने को मिलता है। तो इस प्रकार से अन्याय अभी वर्तमान सरकार में हो रहा है। तो मैं तो सरकार से ये निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि सरकारें किन्हीं की भी हो, लेकिन उनका यह कर्तव्य बनता है कि जो इस देश का मूल मालिक है आदिवासी, उनको उनके अधिकार तो दिया जाए। अगर उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो आदिवासी जाएगा कहां? सरकारी पेशा कानून की बात करती है, लेकिन पेशा कानून भी केवल कागजों पर है। हमने कई बार राज्यपाल को ज्ञापन दिया, कई बार हमने जनजातीय आयोग को ज्ञापन दिया, लेकिन पेशा कानून का एक भी अंक अभी जमीनी स्तर पे 89 ब्लॉक पे कहीं पे भी लागू नहीं हो रहा है। हमारे आदिवासी पंचायतों में कहीं भी उनको खनिज का अधिकार नहीं मिला है। बड़े बड़े उद्योगपति जाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, खनिज वो का काम वो कर रहे हैं, रेता वो उठाते हैं, बॉक्साइट वो लेके जा रहे हैं, और विस्थापन किनका हो रहा है? आदिवासियों का हो रहा है। अभी आपको पिछला मामला मैं बताता हूं, जो देवास का जो खिवनी का जो मामला हुआ, जहां पे भरी बरसात में 80 मकानों को शिवराज सिंह जी के संसदीय क्षेत्र में तोड़ा गया। भरी बरसात में पूरी मानवीय संवेदनाओं को चूर चूर करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप नेपानगर, बुरहानपुर जिले के नेपानगर में चले जाओ, वहां पे लगभग 8000 सामूहिक दावे इन्होंने खारिज करने का ऐलान कर दिया, उनको वनों से बेदखल करने के आदेश जारी कर दिए थे। उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। अभी आप सिंगरौली में चले जाइए, सिंगरौली में थोड़ा तकनीकी रूप से भी समझते हैं, वापस आपके पास आएंगे। प्रकाश जी हमारे साथ में लगातार इस तरह के मसलों पर उनका जो है कहीं ना कहीं गहन अध्ययन भी रहा है और एक विशेषज्ञता भी रही है। प्रकाश जी, ये इतना लंबा अरसा हो गया, 26 जनवरी 1950 और अभी हम देख रहे हैं कि 2026, इस अरसे में एक ही तरह की मांग, एक ही तरह के आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ती आई है? कोई बदलाव सरकारें सबकी आई, कांग्रेस, भाजपा, आदिवासी नेताओं को भी प्रतिनिधित्व मिला। अभी भी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो खुद आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी अंचल बैतूल से हैं, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट देखते हैं। पर परिस्थितियां तब से अब तक के जस की तस क्यों है? प्रकाश जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। मैं अपना थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त में देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग, जो कि संविधान के आर्टिकल 338A के अंतर्गत जनजाति समाज के हक, अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकारों को देने के लिए बना हुआ, मैं वहां पे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। पूर्व में मैं न्यायाधीश भी रहा हूँ और जनजातीय विषयों को आयोग में रहने के दौरान बहुत करीब से देखने को मिला, जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई रामू जी ने भी कुछ बातें बताई। लेकिन मेरे मत में समस्या वहां नहीं है। समस्या इस बात की है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जो अभी हमको मिला, जैसे अभी इन्होंने एक बात बताई कि भाई जितने भी वन ग्राम में उनको राजस्व ग्राम में जो है शामिल करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। ये प्रक्रिया अगर कहीं ना कहीं शुरू हुई है तो जो इन्होंने राजनीतिक एक आरोप भी लगाया, मैं उस राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो प्रक्रिया अभी जारी है। सबसे बड़ी समस्या जनजाति समाज के बीच में ये आती है कि भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जनजाति समाज शेर से नहीं डरता, लेकिन कागज से डरता है। और आज के समय में चाहे वन अधिकार की बात हो, चाहे पैसा की बात हो, कहीं ना कहीं पेपर की बात आती, कागज की बात आती, और यहाँ पे हमारा जनजाति समाज कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग में 45,000 कंप्लेन हमारे पास इस तरह की, और हम इस क्षेत्र में जाते भी है। मेरा लगातार बस्तर में भी दौरा होता है। अभी मैं आपको हाल ही में बैतूल में जो हमारे मजदूर थे जिनको तमिलनाडु में जो है बंधक बना लिया गया था, 10 घंटे के अंदर जैसे राष्ट्रीय जनजाति आयोग को ये सूचना प्राप्त हुई, 10 घंटे के अंदर हमने उनको इरोड से रिकवर करके बैतूल में परसों के दिन यहाँ पर भेजा है। मैं हमारे मित्रों से ही पूछना चाहूंगा कि जब 24 बंधक वहां से वापस आए
और हमने उन 24 बंधकों को जो है शासन की तरफ से 30,000 रुपए देके और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। तब हमारे ये जो भाई जो विरोध करते हैं, जनजाति समाज का भला नहीं हो रहा है, जनजाति समाज के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं, तब हमारे भाइयों को वहां पर जाना चाहिए था। सबको सूचना थी कि भाई ये बार बार पलायन की स्थिति क्यों आ रही है। अगर वन अधिकार की भी बात हो रही तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे भाइयों ने कितने वन अधिकार के दावे हमारे जनजाति समाज के साथ बैठ के फॉरेस्ट को दिया। अगर फॉरेस्ट वन अधिकार के दावे प्राप्त होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं करता तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग खुला हुआ मंच है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग का काम ही, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पास इस समय कम से कम 8 जिलों के 20-20 हजार ऐसे कम से कम 1 से लेकर 1.25 लाख हमको दावे जो खारिज हो गए थे प्राप्त हुए, और हमने पुनः उसमें जांच शुरू की और पुनः जांच होने के बाद अभी 40,000 वन अधिकार के दावे हम दोबारा उनको दिला चुके। लेकिन मेरा इन सभी भाइयों से जो जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या कई बार सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आयोग एक बहुत बड़ा मंच है, एक संवैधानिक निकाय है जिसका काम ही ये है, तो हम तक ये बात पहुंचाए। जनजाति आयोग लगातार प्रयास करता है छोटे छोटे गांव में जाने की, चाहे बस्तर की बात हो। मैं आपको बस्तर के एक छोटे से गांव सुलंगी की एक छोटी बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। सुलंगी में मैं जब बैठा, एक छोटी सी ग्राम सभा थी, पूरे नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र था, और उस गांव में उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा धार्मिक मंदिर है, हम चाहते हैं कि इसका पट्टा हमको बन जाए। जब पट्टे की बात निकली तो ऐसे पूछने में मैंने गांव में पूछा कोई पट्टा कोई कागज है, तो गांव का पटेल एक कागज लेके आया। आप सुन के बिलीव नहीं करेंगे, 2,500 एकड़ का उसके पास, उस गांव के व्यक्ति के पास पट्टा था, और वो जो मंदिर है वो ऑलरेडी उस पट्टे में शामिल था। तो वन अधिकार का, कम्युनिटी राइट का 2,500 एकड़ का पट्टा उस गांव के लोगों को मिला था, लेकिन उस कागज के विषय में जानकारी ना होने से वो व्यक्ति को यही नहीं पता था कि ये हमको वन अधिकार मिल चुका है और इसमें प्रबंधन का अधिकार हमको मिल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी लड़ाई कागज की है, थोड़ी सी जानकारी की कमी। सहमत होता हूं मैं इस बात से कि कागज की लड़ाई है, लेकिन अगर कागज की समझ नहीं है तो ये भी जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हद तक के सरकार की होती है, क्योंकि जब आप हटाने तो चले जाते हैं, समझाने आप शायद नहीं जाते। गौरव चतुर्वेदी जी हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, मालवा अंचल जहां पे एक अलग तरीके का ट्राइब है, अगर हम बात करें झाबुआ, अलीराजपुर, इस पूरे क्षेत्र की, वहां पर आंदोलन अलग तरह से होता है, सक्षमताएं अलग तरीके से होती है। गौरव जी, हम पिछले कुछ कैबिनेट्स में हमने देखा है, अगर देखें तो आदिवासी अंचलों में कैबिनेट हो रही है, आदिवासी अंचलों में जो कैबिनेट हो रही है उनमें कई सारे वन ग्रामों को रेवेन्यू जो विलेजेस हैं उसमें ट्रांसफर करने की बात होती है। लेकिन एक समस्या जिसको वो बोल रहे हैं कि वो समस्या नहीं है, प्रकाश जी ने थोड़ा सा स्पष्ट भी किया, हालांकि आयोग अपनी तरह से काम कर रहा है, लेकिन क्या सरकार अभी भी आदिवासियों को इतना सक्षम, इतना जागरूक, इतना साक्षर नहीं कर पाई कि वो अधिकार मिल जाने के बावजूद अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे, या फिर अधिकार विहीन है? क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप, गौरव जी? नहीं, प्रकाश जी ने जिस ओर इशारा किया है वो एक गंभीर प्रश्न भी है अनुराग जी, और इसलिए है कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति भी है और अगर उसका जो अधिकार है वो भले उससे अवगत ना हो, लेकिन शासन प्रशासन की जवाबदारी है कि उसके हकों की रक्षा करे, उसके अधिकारों की रक्षा करे। सवाल आपने यहां पर उठाया है वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का, तो दो चीजें हैं अनुराग जी, एक पॉलिसी के ऊपर बात आती है और दूसरा क्रियान्वयन के ऊपर आती है। पॉलिसी में सरकार कई बार कुछ हितों को लेकर के आगे पीछे असमंजस की स्थिति बनाए रखती, क्योंकि वो एक वोटों का गणित होता है जिसके हिसाब से सरकार अपना खेल खेलना चाहती, वो तो पॉलिसी के मैटर हो गया। बट क्रियान्वयन के स्तर पर हम देखें तो क्रियान्वयन के स्तर पर ये दस्तावेज तब तक तैयार नहीं हो सकते हैं जब तक आपके पास समुचित स्टाफ ना हो, समुचित संसाधन ना हो। हालत यह है कि पटवारियों की 15% कमी है, आरआई के पद खत्म करते जा रहे हैं, और आज की तारीख में मात्र 25% जो स्वीकृत पद थे उसके 25% ही आरआई है आपके पास। तहसीलदारों की 40% की कमी है। तो जो मूल काम करने वाले लोग हैं, तहसीलदार हैं, आरआई है, पटवारी है, वो कैसे नामांतरण करेगा, वो कैसे सीमांकन करेगा, वो कैसे उन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का काम करेगा? क्योंकि जो पट्टे दिए जाना थे, जो अधिकार दिए जाना थे, वो स्टाफ ने दिए ही नहीं, बांटे ही नहीं। और सरकार बड़े गर्व के साथ बात करती है जब मीटिंग होती है कि हमें 2 साल के अंदर अविवादित जो भी नामांतरण और
बंटवारे और सीमांकन के प्रकरण हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करना। उसके आंकड़े बताती है 80-80 हजार 2-2 साल से 3-3 साल से 8-8 साल से अटके हुए पड़े हैं, जबकि नियम में प्रावधान है कि 30 दिन में नामांतरण का प्रकरण निपट जाना चाहिए और अविवादित बंटवारे के जो प्रकरण हैं वो 45 दिन के अंदर निपट जाना चाहिए। फिर इतना उसके पीछे सबसे राजा जिसको दूर करने की ओर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, कोई काम नहीं कर रही, और हर दिन रिटायरमेंट, हर महीने रिटायरमेंट्स होते हैं तो वो और आधा % 1% के स्टाफ चला जाता। तो सरकार को सबसे पहले अपनी ताकत मजबूत करना चाहिए और पॉलिसी पर एक राय लेकर के काम करना चाहिए। मतलब गौरव जी, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही कुछ ना कुछ खामी है, तभी तो ये स्थिति बन रही है। रामू टेकाम जी के पास हम पहुंचते हैं। रामू जी, एक तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या वास्तव में अभी भी आदिवासी समाज में साक्षरता की बहुत कमी है, पिछड़ गया है? दूसरी बड़ी बात ये जो समझने की कोशिश हम करेंगे रामू जी, वो ये कि क्या वाकई में कागज पूरे हैं आदिवासियों के पास और उसके बावजूद वो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके वो मालिक हैं उसी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये स्थिति है रामू जी। देखिए, अभी हमारे जो जनजाति आयोग के सम्मानित सदस्य है, पूर्व न्यायाधीश आदरणीय हमारे प्रकाश जी, जिन्होंने अभी आयोग के माध्यम से जो उन्होंने काम किया वो बताया, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि आज वो उस पद पे बैठे और उस काम को वो कर रहे हैं। लेकिन बात इस पे है कि जब एक आदिवासी लंबे समय से किसी भूमि पे वो रह रहा है और उसके पास वो कागज नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानता का अभाव है, पढ़ाई लिखाई का अभाव है, हमारे पास उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही, सरकार के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, और ये सरकार के जनप्रतिनिधि और सरकार का ये दायित्व बनता है, वहां के स्थानीय प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे परेशान हो रहा है तो वहां पे जाकर के उसकी समस्या को सुने और उसकी समस्या का निराकरण करे। लेकिन यहाँ पे समस्या का निराकरण नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई प्रशासन का जिम्मेदार आदमी जाकर के बात करने को तैयार नहीं है। जब तक कि आदिवासी आंदोलित नहीं होगा, जब तक कि वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा, सरकार सुनने वाली नहीं है। केवल आदिवासियों का विकास भाषणों में होता है, आदिवासियों का विकास कागजों पर होता है और आदिवासियों को गुमराह करने का काम भी कागजों पर ही होता है। तो मैं तो जनजाति आयोग से भी यह अनुरोध कर रहा हूं आपके मंच के माध्यम से कि जनजाति आयोग अपनी पूरी टीम के साथ जाए और इनकी जो समस्या है, इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए वो सरकार के साथ बैठे और वो तय करे और आदिवासियों को अधिकार दिलाने का काम करे। बिल्कुल, यही आखिरी कमेंट हम प्रकाश जी से लेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी करते हैं कमीशन को और उसके बाद में पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जा भी रहे हैं इस समस्या को लेके। प्रकाश जी, किस तरह से आयोग संज्ञान लेने वाला है? आप आदिवासियों की समस्याएं तो समझ रहे हैं, आप उनको समझा भी रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेख है उसको कैसे दूर करेगा आयोग? उसमें किस तरह के मोड ऑफ एक्शन में रहेगा? ये एक अंतिम कमेंट, क्योंकि ये आदिवासियों के लिए बहुत जरूरी है। जी प्रकाश जी। जी, आयोग के माध्यम, आयोग निरंतर पूरे देश में घूम रहा है और आयोग के माध्यम से मुझे भी पूरे देश में हर राज्य में जाने का मौका मिला। जो एक बात रामू जी ने कही उस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन ये केवल हम अगर अधिकारियों के भरोसे छोड़े तो नहीं होगा। कई स्वयंसेवी संस्थाओं को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के लोग, हम सबको गांव में उनके साथ बैठना पड़ेगा। रही बात कागज की, तो वन अधिकार अधिनियम में स्पष्ट कहा कि किसी को कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं। उस गांव की जो ग्राम सभा में जो वन अधिकार समिति, वही ये तय करेगी कि किसको पट्टा देना है, किसको नहीं देना, किसको वन अधिकार देना है, किसको नहीं देना, किस जो गांव के समुदाय को वन अधिकार देना नहीं देना। इसमें कहीं भी कागज की कोई डिमांड नहीं रखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा या स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आगे आना पड़ेगा। उनके दावों, आपत्तियों को, जो दावे हैं, क्योंकि क्या लिखित में सारा काम होता है, तो कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को ये काम देना पड़ेगा। कुछ लोगों को, हम जनजाति, मैं भी जनजाति समाज से आता हूँ, जनजाति समाज के पढ़े लिखे युवाओं को सामने आना पड़ेगा कि हम इस बात को समझे और हमारे समाज के साथ बैठ के, गाँव में बैठ के हम जो वन अधिकार के दावे, उन दावों को तैयार करें, उन दावों को आगे दे। हमारे रामू जी भी अच्छा काम करते हैं, निरंतर आयोग में आपकी ओर से भी शिकायतें की जाती है और इस शिकायतों पर हम लोग भी संज्ञान लेते हैं। तो इस तरह से आयोग का भी पूरा सहयोग लिया जाए, साथ ही प्रशासनिक तंत्र को भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। कहीं ना कहीं जनजाति के बीच में काम करने में एक बात आती है कि जब तक जनजाति व्यक्ति की परंपरा को, उसके रूढ़ी रीति रिवाज को, उसको नहीं समझेंगे, तब तक अधिकारी भी उसके बीच में काम नहीं कर सकता। 5th शेड्यूल
बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से, चूंकि समय का अभाव है मैं थोड़ा समझ आऊंगा, लेकिन बात बिल्कुल पते की कही है प्रकाश जी ने भी कि समझने की जरूरत है। आदिवासी मन से अगर हम बात करें तो इतना पवित्र एकदम, अगर बात करें तो किसी भी तरीके दुर्भाव नहीं रखते, और जैसा उन्हें बताया जाता है वो उस राह पे चले जाते हैं। लेकिन उस राह पे जा रहे हैं, अगर वो राह सही है लेकिन तरीका गलत है तो भी समझाने की जरूरत तो प्रशासन को, और उनको आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है। रामू टेकाम जी ने जो सवाल उठाया कि आंदोलन की जरूरत पड़े ही क्यों, कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत सारी है। ग्राम सभाओं की बात की आपने, लेकिन ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में भी कटौती हो रही है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब आपके पास सब कुछ है तो भी आपको आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो जो सब कुछ है वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पा रहा, उसका उपयोग नहीं हो रहा, और अमला यानी कि प्रशासनिक अमला, चाहे वो वन अमला हो, राजस्व अमला हो, उसको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा। उसको भी एक बड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता है। फिलहाल मुद्दे के दम में इतना ही। मैं जो अपने साथ मेहमान जुड़े, रामू टेकाम जी आपका धन्यवाद, गौरव चतुर्वेदी जी आपका धन्यवाद, और साथ में प्रकाश जी, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।